Hello everyone. So today we are going to start a new topic in the digital electronics, and that is sequential circuit. Earlier we have studied about the basic gates, different number system conversions, Boolean algebras, and after that we went to the combination circuit unit. We studied different types of combination circuit units, such as half adder, full adder, subtractor, multiplexer, demultiplexer, comparator, etc. So the another part of the digital electronic circuit subject is the sequential circuit. Let me remind you कि बेसिकली होता क्या है कि इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने देखे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉट गेट, फिर हम लोगों ने पढ़ा एंड गेट, फिर और गेट, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट यूनिवर्सल गेट पढ़े टू नैंड, नॉर, फर्दर फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्सॉर गेट, फिर उसके बाद देखा एक्स नॉर गेट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने गेट्स देखे। इन गेट्स को यूज़ करके इनके ट्रुथ टेबल्स हम लोगों ने देखी, कितने इनपुट्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में इसके क्या आउटपुट मिलेंगे, और इन्हीं गेट्स को यूज़ करके इन्हीं गेट्स को अलग अलग हम लोगों ने जोड़ के क्या किया, लॉजिक गेट्स को जोड़ के ही हम लोगों ने बनाए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बेसिकली है था क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। अलग अलग लॉजिक गेट्स को यूज कंबाइन करके बना दिए तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट हम लोग का बन गया। से फॉर एग्जांपल कि अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक्सॉर गेट यूज़ किया था, उसके दो इनपुट थे, एक आउटपुट था, और इसी एक्सॉर गेट में एक इनपुट मैंने एक एंड गेट में दे दिया, सेकंड इनपुट सेकंड एंड गेट में अगर प्रोवाइड कराया तो इतना जो एक्सॉर गेट और एंड गेट यूज़ करके जो सर्किट बना था, ये इतना जो सर्किट था आपका, ये सर्किट किसका कहलाता है, दिस सर्किट इज फॉर हाफ एडर। तो ये इसका सम था आउटपुट, इसका कैरियर। तो था क्या, बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट लॉजिक गेट्स को जोड़ा और कंबाइन करके उससे जो सर्किट बना वो सर्किट हमारा क्या कहलाया था, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। तो इसके एग्जांपल क्या थे, जैसे हाफ एडर हम लोगों ने पढ़ा, सिमिलरली फुल एडर हो गया, फिर हम लोगों ने हाफ सबट्रैक्टर देखा, फिर फुल सबट्रैक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद मक्स देखा, डीमक्स देखा, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर, ये सब क्या, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो कि लॉजिक गेट से बने। तो इसका मतलब कि इन्हीं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स को ही फर्दर अगर हम कुछ इम्प्रोवाइजेशन करें और इन्हीं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स के आउटपुट और इनपुट्स को यूज़ करके हम कोई डिफरेंट एक सर्किट बना दें जिसमें एक एडिशनल सर्किट ऐड हो जाए, वो सर्किट क्या कहलाएगा, आपका सीक्वेंशियल सर्किट। देखिए इसका मतलब क्या है मेरा, मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ कि अगर हम इसी कॉम्बिनेशन सर्किट्स में डायग्राम, नाउ लुक एट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, कि सपोज मेरे पास ये एक सर्किट है, and this circuit is कॉम्बिनेशनल सर्किट। इस सर्किट्स में सपोज मैं कोई इनपुट दे देता हूँ, तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में क्या होता था, जितने इनपुट होते थे उसी के रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट मिलते थे।
जैसे मैंने ये इनपुट दिए, ये इनपुट इसमें इन हुए, उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट मिले। मैं फर्दर और इनपुट इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट मिले, सब आउटपुट को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मान लो 4 इनपुट मिले, 4 में से 4 आउटपुट को में से मैंने 2 आउटपुट को यूज़ किया, 2 आउटपुट को मुझे सेव करना है। तो जब मुझे 2 आउटपुट को सेव करना है, तो सेव करने के लिए मेरे पास कोई तो सर्किट होना चाहिए। तो अगर सेव करने के लिए मैं इसको एक एडिशनल सर्किट इस कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ जोड़ दूँ, तो अगर किसी चीज़ को सेव करते हैं तो वो कौन सा उस चीज़ को क्या बोलते हैं? सेव करने के लिए हमारे पास है एक अलग सर्किट जिसका नाम दिया गया मेमोरी एलिमेंट। तो ये जो इनपुट मिले, दीज आर सर्टेन इनपुट्स, उसके रेस्पेक्ट में आपको मिल रहे थे आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में। उन आउटपुट में से अगर मैं कुछ आउटपुट को यूटिलाइज करके यूज़ करने के लिए दोबारा उनको किसी जगह पे सेव कर देता हूँ, और वो सेव करने के लिए जो सर्किट बनेगा वो मेमोरी एलिमेंट बनेगा। वो सेव करके मैं उस आउटपुट को दोबारा अगर रीयूज़ करना चाहूँ इनपुट में, तो मेरा जो ये ऑल टुगेदर सर्किट बना, जिसमें कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट दोनों यूज़ हो गए, तो ये सर्किट मेरा क्या कहलाया? सीक्वेंशियल सर्किट। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस देखिए कि प्रीवियसली जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट हम लोग बनाते थे, CC स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, कोई स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन मैंने नाम दिया, कि इसमें जो प्रेजेंट इनपुट होता था, यानी जितने भी मैं इनपुट दूँ, से दिस इनपुट इज नोन एज प्रेजेंट इनपुट, जितने इनपुट दूँ उसके रेस्पेक्ट में मुझे उसका मिलता था आउटपुट। तो मैं बोल सकता था कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट्स। लेकिन अगर बात करें सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की, तो आप यहाँ पे देखिए जो आउटपुट मिलेगा आफ्टर पुटिंग certain values into memory element and after reusing that data back into the circuit, forming a feedback, यानी एक लूप अगर हम लोग क्रिएट कर लें कि आउटपुट से सिग्नल को दोबारा डेटा को इन करा दें इनपुट में ज़रूरत पड़ने पे, तो अगर एक लूप क्रिएट हो जाए तो उस केस में हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आउटपुट जो मिलेगा आफ्टर लूप फीडबैक, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, जो अभी का इनपुट होगा क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट है। और कॉम्बिनेशन सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। सेम चीज़ वैसे लिखी कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज ऑन प्रीवियस आउटपुट। ये एडिशनल, यानी प्रीवियस आउटपुट जो होगा उस पर भी डिपेंड करेगा और जो प्रेजेंट इनपुट दिया उस पर भी डिपेंड करेगा, thus forming a feedback and is called, after forming a loop, it's a feedback, such circuits is called as sequential circuit.
ठीक है। और जब आउटपुट सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करेगा तो वो सर्किट क्या कहलाते थे, कॉम्बिनेशन सर्किट। तो डायग्राम से देख के हम लोग को डिफरेंस समझ में आता है। जो बेसिक डिफरेंस है कि पहला फिजिकल डिफरेंस, अगर मैं बोलूँ कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इज ओपन लूप सिस्टम बेस्ड ऑन ओपन लूप सिस्टम, यानी इसमें फीडबैक नहीं होता, इट मीन्स नो फीडबैक। एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इज बेस्ड ऑन क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम मीन्स इसमें फीडबैक बनेगा। जब फीडबैक बनेगा तो जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज जो आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। तब इसकी वैल्यू आपको नेक्स्ट स्टेट पे मिलेगी। तो जब हम सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो आप देखना, जब हम ट्रूथ टेबल इसकी डिज़ाइन करेंगे तो ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने में हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रेजेंट इनपुट तो चाहिए होगा क्योंकि उस पर तो डिपेंड करेगा। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इनपुट की एक टेबल कॉलम बनेगा। एक कॉलम किसका बनेगा, इनपुट्स का बनेगा, जो हम लोग ले रहे हैं, जो है स्टेट जो हम प्रोवाइड करेंगे प्रेजेंट इनपुट। और एक स्टेट बनेगा इसका नेक्स्ट स्टेट का कॉलम, यानी प्रेजेंट इनपुट के बाद देने के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसके बाद जो स्टेट चेंज होगी वो स्टेट क्या कहलाएगी, नेक्स्ट स्टेट। ये हम लोग देखेंगे आगे कि हमें फीडबैक जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की तो ये पढ़ने को मिलेगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो ये है कि एक ओपन लूप सिस्टम है दैट इज़ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, और एक क्लोज लूप सिस्टम है दैट इज़ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखें तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर हम कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं और एक फीडबैक बना देते हैं, यानी कुछ आउटपुट को दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट ही कन्वर्ट हो जाता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में। और उस कंडीशन उस सर्किट्स को बोला जाता है क्लोज लूप सिस्टम सर्किट्स या सीक्वेंशियल सर्किट्स। क्लियर। तो इस थ्रू आउट द यूनिट में हम लोग का तरीका क्या होगा पढ़ने का, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। से अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना होगा कि लैच क्या है। लैच जब पता चलेगा गेट्स से ही बन के बनेगा। तो क्योंकि गेट्स क्यों वर्ड यूज़ करें, क्योंकि लैच सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है क्या, बेसिकली कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। और कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट किससे बनते थे, गेट से बनते थे। जैसे हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, उनके लॉजिक सर्किट में हम लोगों ने डिफरेंट गेट्स को जोड़े और आउटपुट ले लिए। यानी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में भी गेट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो गेट्स से हम लोग लैच बनाएंगे, लैच से डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ेंगे तो फ्लिप फ्लॉप्स के बहुत सारे टाइप हैं। से बेसिक फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप होगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे तो जेके आएगा। एसआर की जगह जेके की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर टी फ्लिप फ्लॉप एक होगा उसको पढ़ेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप होगा उसको पढ़ेंगे। सर्टेन जेके के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उसको रिमूव करने के लिए एक और फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा, उसका नाम मास्टर सेल फ्लिप फ्लॉप होगा, उसको भी स्टडी करेंगे। तो ये प्रोसेस होगा कि लैच के बारे में पढ़ेंगे यूजिंग नैंड गेट या नॉर गेट, उसी से हम लोग फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। फ्लिप फ्लॉप्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने के बाद इन्हीं सब चीज़ों इन सब फ्लिप फ्लॉप्स के हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल देखने के बाद इन लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स के बाद इन लोगों की एक्साइटेशन टेबल देखेंगे। एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है, एक्साइटेशन टेबल जब बन जाएगी तो वो काम आएगा हमारा कन्वर्जन में, जो कि अब आपका पार्ट है सिलेबस का, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो एक्साइटेशन टेबल ज़रूरी है उसके लिए एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने का तरीका देखेंगे। तो कन्वर्जन ये हम लोग पढ़ेंगे, एक दो कन्वर्जन मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद करना सीख जाएंगे उसमें। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे एग्जाम्स में भी आता है, वो काउंटर्स पढ़ेंगे। काउंटर्स पढ़ेंगे तो काउंटर्स के कितने टाइप हैं उसमें हम पढ़ेंगे। सिंक्रोनस काउंटर कैसे होता है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब एसिंक्रोनस काउंटर की बात सिंक्रोनस काउंटर की बात आएगी तो उसमें दो काउंटर पढ़ेंगे, रिंग काउंटर होगा, और एक हम लोग पढ़ेंगे ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जिसको जॉनसन काउंटर भी बोलते हैं।
ट्विस्टेड रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, एक रिंग काउंटर पढ़ेंगे, एक ट्विस्टेड रिंग काउंटर या जॉनसन काउंटर पढ़ेंगे। जब एसिंक्रोनस की बात करेंगे तो एसिंक्रोनस में भी हम लोग दो टाइप के काउंटर पढ़ेंगे, अप काउंटर और डाउन काउंटर। अप काउंटर क्या होता है, जो कि एक बिट ऊपर गिनेगा। मान लो अगर 0 0 है, 3 बिट का मैं काउंटर बनाता हूँ, तो इनिशियल स्टेज क्या रहेगी मेरी 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 0 1। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 1 0। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 1 1। ऐसे करके हम लोग अप काउंटर बनाएंगे जो एक बिट ऊपर मूव करेगा। डाउन काउंटर क्या होगा, जो एक बिट डाउन काउंट करेगा। हम पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द काउंटर्स, कि वो अप है कि डाउन है। उसके बाद फाइनली हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे यूनिट को विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, जिसमें डिफरेंट रजिस्टर्स होंगे अलग अलग टाइप के, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। नाम है सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये हमारा इस यूनिट 3 को कवर करने का तरीका होगा। तो इनिशियली शुरुआत से ही आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके उसको अपने नोट्स बना लीजिए और उसी चीज़ को आपको जहन में रखना है, ताकि क्योंकि एक चीज़ जो प्रीवियस लेक्चर होगा, आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले लेक्चर के लिए, यानी हर कोई एक दूसरे से को रिलेटेड होगा। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताया। वो डिफरेंस क्या था, एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो है वो क्लोज लूप सिस्टम पे काम करता है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट ओपन लूप सिस्टम पे काम करता है। यानी सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में फीडबैक बनेगा, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में फीडबैक नहीं बनेगा। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की डेफिनेशन अगर है तो इट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज ऑन प्रीवियस आउटपुट। प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और पिछले आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को डिफाइन करें तो इट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, यानी अभी जो इनपुट दिया उसके रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट आपको मिलेगा, वही आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होगा। अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं। सो सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट जो इनिशियल सर्किट्स हम लोग पढ़ते हैं और जो हम लोग को जानना चाहिए और फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, वो है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैच। तो लैच क्या होगा और फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। इनके बीच में डिफरेंस क्या आएंगे और जब सर्किट बनाएंगे तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। सो इनिशियली मैं आपसे लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लिप फ्लॉप, कि फ्लिप फ्लॉप क्या है और लैच क्या है। अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का सिक्वेंशियल सर्किट है, क्योंकि हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हैं। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो दोनों एक तरीके से एक सिक्वेंशियल सर्किट है। तो पहले मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूँ। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ ए सिक्वेंशियल सर्किट। और ये सिक्वेंशियल सर्किट क्या करेगा, इट इज़ यूज टू स्टोर ए डेटा इन ए बाइनरी फॉर्म। अब बाइनरी फॉर्म जब मैंने वर्ड यूज़ किया तो ये डेटा स्टोर करेगा बाइनरी फॉर्म में। इट मीन्स या तो ये 0 को स्टोर करेगा या ये 1 को स्टोर करेगा। अंडरस्टैंड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कि फ्लिप फ्लॉप इट इज़ ए sequential circuit which is used to store a data in a binary form, that is either 0 और 1। यानी सिर्फ या तो ये एक 0 को स्टोर करेगा या ये 1 को स्टोर करेगा। तो इसी से मैं आगे कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर ये 0 को स्टोर कर रहा है तो ये 1 बिट डेटा को सेव करता है। तो इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, इट इज़ ए सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस। तो यू कैन से कि फ्लिप फ्लॉप is a single bit storage device, or you can say 1 bit memory element। डिवाइस स्टोर करना है तो स्टोर क्या मतलब है, मेमोरी। यानी अगर मैं मेमोरी में या तो 0 स्टोर करूँ या 1 स्टोर करूँ
तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक बिट डेटा सेव करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल क्लॉक के ऊपर। सो इट चेंजेस, इसको लिख रहा हूँ, इट चेंजेस इट्स आउटपुट व्हेन एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल इज प्रोवाइडेड। जब बाहर से अलग कोई क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करोगे तो ही फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज जो डेटा आपने इनपुट पे दे दिया और उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट सेव हुआ वो एज इट इज़ रहेगा। जब तक क्लॉक नहीं दोगे तो आउटपुट चेंज नहीं होगा। सो क्लॉक का मतलब होता है एक्सटर्नल ट्रिगरिंग प्रोवाइड करना। ट्रिगरिंग का मतलब बाहर से कोई डिजिटल फॉर्म में एक अलग क्लॉक हम लोग दे दें, एक पल्स दे दें जिसका लेवल या तो ज़ीरो होगा या वन होगा, या ज़ीरो होगा या वन होगा, या और भी क्लॉक्स होती हैं। अगर मैं इस लेवल पे जाऊंगा तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगी, इस एज से अगर ये एज पे लेता हूँ तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी, उसको आगे स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल समझिए कि क्लॉक देना है तो क्लॉक देंगे यानी बाहर से कोई अलग ट्रिगरिंग देंगे तभी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फाइनली फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर पूछा जाए तो वेदर इट इज़ ए मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल या ए स्टेबल, तो इसके लिए सीधी बात है कि फ्लिप फ्लॉप जो है इट इज़ ए बाइस्टेबल सिक्वेंशियल सर्किट। ये एक बाइस्टेबल सिक्वेंशियल सर्किट है। बाइस्टेबल का मतलब ये, क्योंकि या तो आप वन को स्टोर करोगे जो कि एक स्टेबल स्टेट है, या ज़ीरो को स्टोर करोगे जो कि एक स्टेबल स्टेट है। तो वन और ज़ीरो जब दोनों स्टोर हो सकता है तो दो की वजह से वर्ड आया बाइस्टेबल। क्लियर। तो ये हुआ फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन। अब अगर बात करें लैच की, तो लैच इज ऑल्सो ए सिक्वेंशियल सर्किट। इट इज ऑल्सो ए सिक्वेंशियल सर्किट। ये भी एक सिक्वेंशियल सर्किट है विच चेक्स ऑल इनपुट विच चेक्स ऑल इट्स इनपुट, जो अपने सारे इनपुट चेक करता है कंटिन्यूसली एंड चेंजेस इट्स स्टेट एंड चेंजेस इट्स आउटपुट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम वो चेंज कर सकता है अपना आउटपुट। दैट इज मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि अपने सारे इनपुट को चेक कर सकता है कंटिन्यूसली एक साथ, और उनकी स्टेट चेंज कर सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है क्लॉक के ऊपर। यानी बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि दोनों सिक्वेंशियल सर्किट हैं, लेकिन एक एक बिट को स्टोर करेगा एक ही बारी में, और वो भी कब स्टोर करेगा, जब हम उसको क्लॉक प्रोवाइड करेंगे। लैच भी मेमोरी एलिमेंट ही है, एक सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि अपने इनपुट्स को कंटिन्यूसली चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट को उसको चेंज कर सकता है कभी भी, एनी टाइम, एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक। यानी अब आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि जब मैं फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनाऊंगा और लैच का सर्किट बनाऊंगा, तो जो फ्लिप फ्लॉप और लैच का सर्किट बनेगा वो या तो नैंड गेट यूज़ करके बनाया जाएगा या नॉर गेट यूज़ करके बनाया जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक में क्लॉक होगा एक में क्लॉक नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, फ्लिप फ्लॉप जब मैं बनाऊंगा आप देखना, फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो एक बेसिक सर्किट होगा, डेटा जो स्टोर करता है वो क्या होता है, वो लैच ही होता है। यानी फ्लिप फ्लॉप को यानी फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है, लैच। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी लैच आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके कैसे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, इनपुट देते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। जब नेक्स्ट लैच के बाद पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप में आप देखना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लिप फ्लॉप का वो कुछ नहीं है, उसके अंदर लैच है, लैच के साथ हम लोग इम्प्रोवाइज़ करके क्लॉक पल्स देके उस सर्किट को क्या बना लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं।
ओके। सो अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, पहले लैच स्टडी करेंगे। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। पहले नैंड गेट से बनाएंगे, फिर नॉर गेट से बनाएंगे लैच। दोनों में टेबल ट्रुथ टेबल उसका डिज़ाइन करेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है एस आर लैच बनाना है यूजिंग नैंड गेट। लैच मैंने आपको बताया वो क्या करता है, एक मेमोरी एलिमेंट है, एक सिक्वेंशियल सर्किट है। और वो सिक्वेंशियल सर्किट क्या करता है, वो मेमोरी एलिमेंट क्या करता है, कंटिन्यूस डेटा को सेव करता है। लेकिन वो डेटा चेंज करता है एट एनी टाइम बिकॉज इट लैच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक। ये लैच को बनाना है जिसमें एक वर्ड यूज़ किया एस आर। एस आर मतलब एस फॉर सेट, आर मतलब फॉर रीसेट। एस फॉर सेट, आर स्टैंड फॉर रीसेट। सेट रीसेट लैच बनाना है यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर रिवाइज करें नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है, ये नैंड गेट है, दो इनपुट वाला है नैंड गेट। एंड गेट के साथ एक अगर बबल लगा देते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है। सपोज इनपुट ए है, बी है, इसका आउटपुट वाई क्या होगा, एंड गेट का इनवर्स। इसकी ट्रुथ टेबल अगर याद है तो ए, बी और वाई, 0 0, टू इनपुट तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट अगर हम लोग बनाते हैं तो एंड गेट हम के लिए क्या लिखते हैं, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी जो है उसका उल्टा करना है। अगर ए इंटू बी ये 0 0 था तो ए इंटू बी क्या था, 0। लेकिन हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। अगर 0 इंटू 1 करना है तो 1 इंटू 0 0 होता था। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। 1 0 0 होता था, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। 1 1 1 होता था, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि हमें एंड का उल्टा बनाना है। तो एंड गेट को अगर आप देखें तो एंड गेट का एक यूनिक वर्ड हम लोग जानते हैं कि अगर ये दो इनपुट हैं, देखो पहली कंडीशन में, दूसरी, तीसरी, चौथी, दो दो इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों इनपुट में से कोई भी एक स्टेट में इनपुट अगर 0 हो जाए तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हाई मिल रहा है। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट ऑफ द नैंड गेट इज़ लो विल गेट द हाई आउटपुट। और लो कब मिलता है, जब दोनों सिग्नल मेरे 1 हो जाएं, ये कंडीशन में। जब दोनों सिग्नल 1 हो जाए तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, लो। यानी अगर दोनों इनपुट हाई हो जाए तो ही मुझे उसका लो आउटपुट मिलेगा। ये नैंड गेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं इसका सर्किट डायग्राम और इसके बारे में। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है नैंड गेट यूज़ करके ही। और ये एस आर लैच क्या है, बेसिकली फ्लिप फ्लॉप में, सॉरी, लैच बनाना है नैंड गेट यूज़ करके। और ये लैच है क्या, एक सिक्वेंशियल सर्किट है। और सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम पे काम करता है, उसमें फीडबैक होता है। फीडबैक मतलब आउटपुट से इनपुट में हमें सर्किट को ज्वाइन करना होगा। तो बिफोर दैट ये एक नैंड गेट है और ये नैंड गेट का एक इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है। ये दूसरा नैंड गेट है। अब हम देखेंगे कैसे डेटा को स्टोर करता है। ये उसके दो इनपुट नैंड गेट है, दिस इज नैंड गेट 1, दिस इज नैंड गेट 2। इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिलेगा, ये एक आउटपुट हो गया। इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिलेगा, एक ही आउटपुट हो गया। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट से इनपुट को जोड़ना है। तो एक स्टेट का आउटपुट ये है और एक इनपुट ये है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। एक इनपुट जो है ये वाला, इस इनपुट को मैं इस आउटपुट से जोड़ देता हूँ। तो ये क्या हो गया, देखो आउटपुट से इनपुट इस वाले नैंड गेट का जुड़ा, इसको नैंड गेट 1 बोल दो, इसको नैंड गेट 2 बोल दो। यानी नैंड गेट 1 का आउटपुट नैंड गेट 2 के लिए इनपुट बना, नैंड गेट 2 का आउटपुट नैंड गेट 1 गेट के लिए इनपुट बना। आप इनपुट के नाम डिफाइन कर देते हैं, से ये हुआ आपका एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट। अब मुझे आउटपुट देखना है, आउटपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से क्यू एन से। क्यू एन
और ये इसका उल्टा लिखा जाता है, इसको लिखते हैं Q1 बार। यानी अगर ये आउटपुट Q1 होगा तो ये वाला आउटपुट उसका उल्टा मिलेगा। ये ऐसा भी हो सकता है, आप आगे देखोगे, इसको ऊपर वाले को Q1 बार लिख सकते हैं, इसको N लिख सकते हैं, Qn लिख सकते हैं, ये चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग इस तरीके से लेके चल रहे हैं पहले। तो Qn स्टैंड फॉर आपका नेक्स्ट स्टेट। जब आप इसकी ट्रुथ टेबल में बनाऊंगा तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोग के पास ये हो गया इसका सर्किट। अब इसका ट्रुथ टेबल चाहिए, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास दो इनपुट हैं, एक S है, एक R है, और क्या है, एक मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है। यानी आउटपुट क्या मिलेगा उसको किससे बात कर रहे हैं, जो आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट से, वो आउटपुट को हम लोग किससे लिख रहे हैं, Qn प्लस वन, Qn प्लस वन से लिखेंगे। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे लिखा होगा Qn प्लस वन तो वो भी नेक्स्ट स्टेट है, कहीं लिखा होगा Qt प्लस वन वो भी नेक्स्ट स्टेट है, कहीं लिखा होगा सिर्फ Q प्लस वो भी नेक्स्ट स्टेट है, कहीं लिखा होगा Qn प्लस वो भी नेक्स्ट स्टेट है। तो हम लोग जो लेके चलेंगे वो Qn प्लस वन लेके चलेंगे, तो कोई इशू नहीं है। यानी दो इनपुट हैं और दो इनपुट से जो आउटपुट मिलेगा चेंज होके, उस चेंज को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेट। क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन में मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो प्रेजेंट इनपुट तो जो हम देंगे वो होगा, एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। तो प्रीवियस आउटपुट तो कुछ होगा ना पहले जो इस इनपुट के साथ जुड़ेगा। तो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट दोनों मिलके एक नया स्टेट बनाएगा, उस स्टेट को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेट। तो कंफ्यूज नहीं होना, Qn जो है वो रिप्रेजेंट, उसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं Qn प्लस वन, यानी जो आउटपुट है वो चेंज होकर क्या मिलेगा उसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट। क्लियर। अब हमारे पास दो इनपुट हैं, तो 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 2, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे हमारा आउटपुट पे कौन सा डेटा स्टोर होगा। तो इनिशियली अगर मैं लेके चलता हूँ से, मैं ये पहले ये वाली कंडीशन लेके चलता हूँ, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं लेकिन हम लोग सीक्वेंसली पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। 1 0 भी ले सकते थे, 1 1 भी ले सकते थे, 0 0 भी लेते हैं, लेकिन हम लोग क्यों ले रहे हैं वो भी आप लोग देखेंगे। तो इनिशियली सपोज मैं S को वैल्यू दे देता हूँ 0 और R को वैल्यू दे देता हूँ 1, यही वाली है। एक इनपुट है S पे 0, एक इनपुट है R पे 1। तो NAND गेट 1 पे मेरा इस वायर से पहुँचा 0, NAND गेट 2 पे इस वायर से पहुँचा 1। अब मेरे पास दो तो इनपुट तो है नहीं, लेकिन मेरे पास मुझे ये पता है कि NAND गेट में अगर दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1, एक भी इनपुट 0 हो जाए, दो इनपुट में से एक भी इनपुट अगर 0 हो जाए तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो NAND गेट 1 में S को 0 दिया तो दूसरा इनपुट 1 हो या 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई एक इनपुट अगर 0 हो गया तो इस NAND गेट 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। तो हाई आउटपुट क्या मिला आपको, 1। तो यहाँ पे मिल गया मुझे 1। अब ये 1 जो है वो इस वायर से जुड़ा है Q1 पे, वो 1 इस वायर से ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के बाद इस वायर पे आया, यहाँ पे आ गया, या आउटपुट यानी इसके लिए क्या बना था, इनपुट। यानी अब NAND गेट 2 पे एक इनपुट R को ऑलरेडी 1 था, दूसरा इनपुट मुझे 1 मिल गया। जब NAND गेट के दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है उस कंडीशन में, 0। तो देखो जो मैंने यहाँ पे Qn लिया था, अगर वो 1 है तो Qn बार क्या होगा, उसका उल्टा होना चाहिए था। तो अगर ये 1 आया तो इसका आउटपुट क्या मिला मुझे, 0। अगर ये 0 होता तो इसका आउटपुट क्या मिलता, 1। इसका मतलब जो हम लोगों ने लिया वो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये 0 उठ के यहाँ पे जाएगा, ये 0 देगा, तो 0 0 जो होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो ये तो ऑलरेडी सेव हो गया डेटा। यानी जो पहले NAND गेट पे जो हम लोगों से पता चला था कि कोई भी एक इनपुट 0 होता है उसका आउटपुट 1 हो जाता है, तो अब मेरे इस वायर पे 0 आए या 1 आए, मेरा आउटपुट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहली स्टेट हम लोग को मिली जहाँ पे हमने देखा कि S इजिकल टू 0, R इजिकल टू 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या मिली मुझे, 1 मिली, यहाँ पे मिला।
1 यहाँ गया, 1 1 यहाँ पे मिलकर क्या मिला, उसकी वैल्यू हमको 0 कर दी। क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं कि जब S 0 था, R 1 था, तो नेक्स्ट स्टेट वाला आउटपुट QN वो मुझे क्या मिला, 1 मिला। अब सेकंड स्टेट लेके चलते हैं। जब सेकंड स्टेट लेके चलते हैं तो ये सब डेटा को रिमूव करते हैं। तो अब सेकंड स्टेट देखते हैं। सेकंड स्टेट में हम लोग S की वैल्यू को 1 देते हैं, R की वैल्यू को 0 देते हैं। इससे S जो पहले को 1 दे दो और R की वैल्यू को 0 कर दो। अब चीज़ वही है लेकिन कंडीशन रिवर्स है। हम लोग जानते हैं कि नैंड गेट के अगर कोई भी इनपुट टर्मिनल पे कोई भी वैल्यू 0 हो जाए तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारे पास आसान सा रास्ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग s इजिकल टू 1 है तो हम लोग यहाँ से नहीं सॉल्व कर सकते। अगर s इजिकल टू 1 है तो इसकी एक लाइन पे यहाँ पे 1 मिलेगा। एक आउटपुट, एक लाइन ये है इसकी सेकंड, वो सेकंड लाइन किधर जा रही है, नैंड गेट 2 के आउटपुट पे। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि नैंड गेट 2 का आउटपुट जो QN बार है वो दो ही कंडीशन ले सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो एक बार 0 लेके चेक करेंगे, एक बार 1 लेके चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। जब हमारे पास आसान मेथड है तो हम लोग आसान मेथड से ही चलेंगे। आसान मेथड क्या है कि हम लोग जानते हैं कि नैंड गेट में अगर कोई भी इनपुट पे एक टर्मिनल 0 हो जाए तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, हाई मिलता है। तो अब चलते हैं, से R इज इक्वल टू 0 है तो नैंड गेट 2 का आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। ये 1 उठेगा इस वायर से क्योंकि फीडबैक में गया, इसके साथ 1 गया। S से 1 मिल रहा था, यहाँ से इस QN बार से 1 आया, 1 और 1 मिलकर मुझे आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। ये 0 जब इस आउटपुट से इसमें आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा नैंड गेट 2 पे टर्मिनल पे। तो नैंड गेट के कोई भी टर्मिनल पे 0 हो या दोनों 0 हो तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी जो हम लोगों ने माना था वो हमारा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर नेक्स्ट स्टेट 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। तो पहला वाला जब हमने 0 1 दिया था तो 1 मिला था, जब 1 0 दिया तो नेक्स्ट स्टेट हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेट। अब हम लोग थर्ड कंडीशन लेंगे, दैट इज 1 एंड 1। अब देखते हैं कि क्या होता है जब दोनों 1 1 देंगे तो नैंड गेट से हमारे कैसे सॉल्व हम लोग उसको करेंगे। ओके, तो अब हम लोग को थर्ड कंडीशन लेंगे कि अगर S की वैल्यू 1 हो जाए और R की वैल्यू 1 हो जाए तो अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि नैंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 0 होता था तो हमें आउटपुट क्या मिलता था, हाई मिल जाता था। तो हम सॉल्व कर लेते थे, एक 1 हो जाता था दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ तो दोनों 1 1 है, यहाँ से भी 1 मिल रहा है, यहाँ से भी 1 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे काम करेंगे, इसको थोड़ा देखिए। तो देखना क्या है, हमें आउटपुट को देखना कि QN जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा होगा, QN मिल रहा होगा। नैंड गेट 2 का जो आउटपुट है वो क्या है, QN का कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी यहाँ पे जो वायर पे मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, QN कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आउटपुट को, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेट है, वो आउटपुट या तो 1 होगा या 0 होगा, दो ही कंडीशन होगी। तो किसी को, अब हम दोनों कंडीशन को चेक करके देखेंगे कि एक बार आउटपुट को हम QN को 1 ले लें, उसके रिस्पेक्ट में QN बार क्या मिलेगा और उसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी चेंज होकर, वो देखना है। तो उससे एज्यूम करते हैं कि इफ़ आउटपुट दैट इज़ QN, उसको मैं मान लेता हूँ 0। पहली स्टेट में इसको 0 मान लेता हूँ। तो जब QN को 0 मान लिया तो उसके रेस्पेक्ट में QN बार कितना होगा, ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो वो 0 था तो वो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। जब Q और QN बार 0 1 हुआ तो यानी फाइनली इनपुट जब जाएगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं इसको। QN को मैंने 0 लिया, तो QN को जब 0 लिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। ये 0 मिल रहा होगा तो QN बार की वैल्यू क्या मिल रही होगी, 1 मिल रही होगी। तो इसको मान लेते हैं 1। अब तो आसान हो गया ना कि QN को स्टार्टिंग में हम लोगों ने 0 मान लिया, तो ये 0 यहाँ से ट्रेवल किया, इस नैंड गेट के लिए इनपुट बना 0, तो यहाँ पे मुझे 0 मिल गया, यानी QN 0 हुआ, ये 0 यहाँ पे आया। तो अब इस नैंड गेट 2 में आप देखो एक इनपुट 0 हो गया तो हमें एक आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। यानी QN बार की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगी। ये 1 यहाँ से ट्रेवल करेगा, इस QN बार पे आया, इस वायर पे 1 आया और ऊपर से पहले ऑलरेडी 1 था,
यानी 1 और 1 जब मिला तो मुझे आउटपुट स्टेट क्या मिली, 0 मिली, यानी नेक्स्ट स्टेट मुझे क्या मिली, 0 मिली। तो यानी क्यू एन अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो क्यू एन बार भी मेरा क्या मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। यानी जो इनपुट दिया वही उसका उसी के जो प्रेजेंट स्टेट आउटपुट की उसी से अगली नेक्स्ट स्टेट हम लोग को मिल रही है, यानी वो डेटा को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, सेव रोक के रख रहा है। जो 0 है तो उसका नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही मिलेगा। तो ये हम लोगों ने चेक किया पहली कंडीशन। अब इसकी दूसरी कंडीशन भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ़ अगर क्यू एन की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, क्योंकि या तो क्यू एन 0 होगा या 1 होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में क्यू एन बार मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 होगा। जब एक 1 हुआ एक 0 हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट स्टेट क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, ये सबको मैं फिर हटाता हूँ यहाँ से, कि अगर आप देखें इसको 0 कर देते हैं, इसको हटा दें, ये भी हट जाएगा, ये स्टेट भी हट जाएगी, ये स्टेट भी हट जाएगी, इसको यहाँ से हटा दूँ और इसको हटा दूँ। अब क्या हो रहा है कि मैं नेक्स्ट स्टेट को क्यू एन को क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। एक बार 0 माना था फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में 1 मान लिया। तो जब आउटपुट स्टेट 1 माना तो ये 1 यहाँ पर आया होगा, ये 1 इस वायर से यहाँ पे आया होगा। तो क्यू एन बार जब इसको 1 माना था तो क्यू एन बार उसका 0 होगा, ये 0 गया, यानी 1 1 मिलके क्या बना होगा, 0। नैंड गेट का यही आउटपुट बोलता है कि अगर दोनों इनपुट 1 1 हो जाए तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो ये 0 मिला, तो यहाँ पे क्यू एन बार की वैल्यू क्या मिली, 0। अब नैंड गेट 1 में एक वैल्यू ऑलरेडी 1 है, एक वैल्यू 0 हो गई। हम जानते हैं कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली आपको, 1 मिली। तो अभी भी वही बात है कि अगर मैं क्यू एन को 1 ले रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। यानी जब 0 लिया था तो 0 मिल रहा था, जब 1 लिया था तो भी 1 मिल रहा है। यानी इस कंडीशन में जो मेरा स्टेट है वो क्या होगा, वो क्यू एन ही रहेगा। जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो क्यू एन ही होगा, और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं होल्ड स्टेट। यानी जो आप दे रहे हैं वैल्यू, उस वैल्यू को वो होल्ड करेगा कब, जब एस आर लैच के दोनों इनपुट पे 1 और 1 हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड। तो 0 1 1 0 1 1 तीन स्टेट हमारी हो गई। अब फाइनल स्टेट हमारी क्या है कि अगर एस और आर को 0 0 दें तब क्या होगा, तो उसको भी करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको देख लो कि अगर s की वैल्यू को 0 दें, r की वैल्यू को 0 दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, से s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0। तो ये तो और आसान है कि हम लोग जानते हैं नैंड गेट की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि अगर कोई भी इनपुट 0 हो जाए तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ इस कंडीशन में दोनों नैंड गेट 1 और 2 में एक एक इनपुट 0 है। तो जब एक एक इनपुट 0 है, यानी अब दूसरा इनपुट कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक इनपुट 0 होने का मतलब ये वाली वैल्यू क्या मिली आपको, 1। जब ये भी 0 है तो यहाँ से 1 आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 एंड 0 भी मिलके क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो अब ये क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि अगर एक क्यू एन हुआ नेक्स्ट स्टेट तो उसका जो दूसरा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ये 1 था तो ये 0 होना चाहिए, अगर ये 0 होता तो ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी जो मैंने बोला था वो तो गलत है कि क्यू एन है तो ये क्यू एन बार होना चाहिए। तो अगर एस आर लैच में हम दोनों इनपुट एस और आर इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती कि अगर एक क्यू एन है तो उसका उल्टा क्यू एन बार आना चाहिए। तो ऐसी स्टेट को बोला जाता है इनवैलिड स्टेट। तो एस आर लैच यूजिंग नैंड में हमें ये याद रखना है कि एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 जब होता है तो एस आर लैच नैंड के अंदर वो स्टेट क्या होती है, इनवैलिड स्टेट होती है नैंड लैच में। इसी को हम देखेंगे नॉर लैच में तो वो डिफरेंट होगा। एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 जब होता है तो वो स्टेट आपकी क्या बनती है,
होल्ड स्टेट बनती है किस केस में, नैंड लैच के केस में। तो अभी हम लोगों ने एस आर लैच देखा यूजिंग नैंड गेट, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो होप सो एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट आपको क्लियर हुआ होगा। यही चीज़ हम लोग करेंगे एस आर यूजिंग नॉर गेट में। और फ्लिप फ्लॉप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर है वो लैच ही है, उसको सिर्फ एक एक्सटर्नल पल्स क्लॉक के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। वो क्लॉक जब ऑन या ऑफ होता है तो आउटपुट में चेंज आता है। यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं है, अभी तक कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए लैच कहलाया। अगर इसी लैच को हम क्लॉक के साथ बना दें तो लैच कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लिप फ्लॉप में। तो ये स्टेट याद रखें, 0 0 देंगे तो इनवैलिड, 1 1 देंगे तो होल्ड। अगर एस को 0 आर को 1 देंगे तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी सेट। 1 और 0, एस को 1 देते हैं, आर को 0 देते हैं, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है रीसेट। तो इसके बाद अभी जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम लोग एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो सेकंड सर्किट हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे वो एस आर लैच है यूजिंग नॉर गेट। सेम चीज़ है, नॉर गेट यूज़ किया, प्रीवियसली हम लोगों ने नैंड गेट यूज़ किया था। तो नॉर गेट में आप देख रहे हैं 2 इनपुट हैं, एक वाई है, उसका आउटपुट वाई ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी और का उल्टा होता है। तो इसकी इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाए दोनों में से, कोई एक इनपुट 1 हो तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। यानी अगर कोई एक इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और अगर जब दोनों इनपुट आपके लो हों इस कंडीशन में, तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा यहाँ। तो ये आपका नॉर गेट की यूनिक स्टेटमेंट है, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। बाकी तो एस और आर है, तो यहाँ पे हम लोग एस लेंगे, यहाँ पे आर लेंगे। नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या था, क्यू एन प्लस 1 लेते थे। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, पहले हम लोग क्यू एन ऊपर लिए थे, क्यू एन बार नीचे लिए थे। अभी क्यू एन मैं इधर ले लेता हूँ और क्यू एन बार इधर ले लेता हूँ। जस्ट उसका रिवर्स है, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्थ से बना रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पहले किया था, अभी स्टार्ट करेंगे। 2 इनपुट है एस आर आर, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब इनिशियली हम लोग यहीं से लेके चलते हैं शुरुआत से अगर मैं एस की वैल्यू अगर 0 ले लूँ, आर की वैल्यू 0 ले लूँ, कहीं से भी ले सकते हैं, जिस टाइम मैं यहाँ से ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग देखेंगे वो बहुत आसान है कंपेरेटिव टू नैंड गेट। हम लोग 0 1 भी ले सकते थे, 1 0 भी ले सकते थे और 1 1 भी ले सकते थे, लेकिन मैं पहले एस इजिकल टू 0 आर इजिकल टू 0 लेके इसको सॉल्व करूँ। तो एस इजिकल टू 0 आर इजिकल टू 0 लेंगे तो अब कंडीशन में क्या होगा, तो हमें आउटपुट देखना है। आउटपुट हमारा क्या है, ये है प्रेजेंट स्टेट क्यू एन, ये आउटपुट मिलेगा, सॉरी ये आउटपुट है। तो ये Q1 है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा। ये Q1 जब इस और के साथ मिलेगा, आपको पता है और क्या होता है एडिशन होता है। तो ये Q1 जब इस और के साथ मिलेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Q1 प्लस 0। Q1 प्लस 0 बराबर किसके होगा, Q1 के आगा। लेकिन यहाँ बबल लगा हुआ है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये Q1 बार मिलेगा। यानी अगर Q1 लिया तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, Q1 बार मिला। ये Q1 बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Q1 बार। सिंपल लॉजिक है। तो अब देखो, अब ये कंडीशन मेरे पास एक 0 Q और एन, क्यू एन की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप जानते हैं आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। तो दोनों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इफ़ जैसे पहले किया था, इफ़ Q1 की वैल्यू को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, से Q1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हियर, तो ये 0 इधर आएगा यहाँ पे। उस कंडीशन में Q1 बार क्या होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक Q1 है उसको Q1 बार का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो वो 1 होना चाहिए। तो आप देखो Q1 अगर 0 माना, ये 0 यहाँ फीडबैक से उठ के यहाँ पे आया नॉर गेट 1 पे और ये नॉर गेट 2 पे। सो नॉर गेट 1 के जो 2 इनपुट हुए, एक 0 हुआ एक 0 हुआ। जब दोनों इनपुट नॉर गेट के 0 होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे Q1 बार की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये 1 यहाँ से ट्रेवल करेगा, इस Q1 बार पे आएगा यहाँ पे। यानी नॉर गेट का एक इनपुट 1 मिला जो कि ऊपर से आया, एक ऑलरेडी 0 था। तो एनी ऑफ द इनपुट इज 1 इन नॉर गेट, देन आउटपुट इज व्हाट, लो। यानी जो 0 था वो 0 लिया। यानी जो नेक्स्ट स्टेट आया मेरा वो ये है Q1 बार नहीं है, हमने चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेट जो मिला मुझे आउटपुट का Q1 प्लस 1, जो कि नेक्स्ट स्टेट है, वो भी क्या आया, 0। तो यहाँ देखो अगर Q1 0 माने थे तो
जब बिट दोबारा लौट के आया स्टोर होके तो वैल्यू मुझे क्या मिली, सेम ही मिली, 0 मिली, यानी ये स्टेट को क्या कर रहा है, होल्ड स्टेट कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं तो हमने एक बार 0 लिया था, तो अभी इस कंडीशन को हम लोग 1 मान लेते हैं। से इफ Qn की वैल्यू 1 मान लो तो Qn बार की वैल्यू क्या होगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट होगी। जब Qn बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ, ये वैल्यू हटा देते हैं, ये वैल्यू हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, इस सेंस में कि हमने Qn की वैल्यू 1 मान ली, से Qn की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने 1 मान ली, तो ये 1 उठा होगा यहाँ पे, इस नॉर गेट 1 पे 1 पहुँचा होगा। एक इनपुट नॉर गेट का 0, एक 1, जब कोई 0 और 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है, 0, तो यहाँ Q1 बार की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। वो 0 यहाँ से आएगा, इस वायर से चलेगा, इस नॉर गेट 2 के लिए इनपुट बनेगा, यानी यहाँ पे 0 मिला, ये 0 यहाँ पे आया। दोनों इनपुट नॉर गेट के 0 0 होते हैं, जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, 1, यानी Qn की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1 मिली। तो आप देखो Qn को 1 लिया था, बिट स्टोर होने के बाद सेम वैल्यू स्टोर हो रही है, नेक्स्ट स्टेट जो मेरा Qn है, Qn+1 जो मिला वो भी 1 ही मिल रहा है, यानी जब 0 दिए थे तो 0 मिला था, जब 1 दे रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है, यानी ये कंडीशन आपकी क्या कहला रही है, 0 0 पे नेक्स्ट स्टेट को ये होल्ड करेगा, यानी Qn को होल्ड करेगा, इसी स्टेट को हम लोग बोलेंगे होल्ड स्टेट। ठीक है, होल्ड स्टेट। तो अब इससे अगला स्टेप देखते हैं, एक की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, एक की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस बिट्स को हम लोग रिमूव करते हैं, प्रीवियस बिट्स को रिमूव करते हैं तो इसको हटा देते हैं। तो अब हम लोग को अप्लाई क्या करना है, एक s की वैल्यू को हम लोग को 0 मानना है और r की वैल्यू क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। तो इसको जो 0 था प्रीवियस में, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब ये कंडीशन बनी S0 R1। अब देखते हैं S0 एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो नॉर गेट का हमें पता है कि अगर कोई एक इनपुट 1 हो तो उसका आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नॉर गेट 2 में R की वैल्यू 1 है, तो R की वैल्यू 1 होने का मतलब नॉर गेट, अब दूसरा इनपुट कुछ हो ना उससे मतलब नहीं है, लेकिन नॉर गेट का एक इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ये 0 उठेगा यहाँ से, इस वैल्यू पर आएगा, S0 था, Qn की वैल्यू 0 हुई जो कि यहाँ से आई, 0 0 मिलके मुझे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, तो यहाँ से मिला मुझे 1, तो एक 0 मिला, एक 1 मिला। ये 1 यहाँ से इस वायर से ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा Qn बार का, 1 एंड 1 मिलके क्या देता है आपका आउटपुट, 0, यानी जो माने थे वो ठीक है हमारा। तो इससे क्या समझ में आया कि जब S0 है R1 है, तो S0 और R1 होने से मेरी जो आउटपुट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट, वो क्या हो गई, 0 हो गई। जब S0 R1 0 होता है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, रीसेट। अंडरस्टूड। अब थर्ड स्टेट लेते हैं। थर्ड स्टेट में क्या करना है, थर्ड स्टेट में S की वैल्यू को 1 करना है, R की वैल्यू को 0 करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हमारी वैल्यूज आती हैं। तो अब इस कंडीशन में देखो, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0। तो जब S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0, तो नॉर गेट का हमें पता है, आसान है कि कोई भी एक इनपुट नॉर गेट का अगर 1 हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो इस केस में S नॉर गेट 1 का एक इनपुट 1 है, तो जब ये 1 है तो मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा मुझे 0। ये 0 आउटपुट जो मिला Qn बार का, ये वाला, ये आउटपुट इस वायर से ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे आया। तो नॉर गेट 2 में एक 0 मिला जो कि ऊपर से आया, R की वैल्यू 0 थी, 0 0 मिलके मुझे वैल्यू क्या दे देगी, 1। यहाँ से मुझे पता चलता है ये 1 जब Qn का ऊपर उठ के जाएगा तो 1 एंड 1 मिलकर अगेन मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब मैंने S की वैल्यू 1 दी, R की वैल्यू 0 दी, तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टेट मिला, ये नीचे वाला, ये नेक्स्ट स्टेट है, आउटपुट जो मिला फाइनल वो 1 मिला। जब S 1 होता है तो ये वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, सेट कहलाती है। नाउ फाइनली
हमारे पास क्या है कि हम अगर दोनों वैल्यू को हम लोग 1 1 मान लें तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा फाइनल। अगर s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 होगा तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी। तो अगेन हम जानते हैं नॉर गेट कि कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो इस केस में नॉर गेट 1 और नॉर गेट 2 का एक एक इनपुट 1 है, तो यानी मुझे यहाँ पे भी 0 मिलेगा और यहाँ पे भी 0 मिलेगा। तो जब यहाँ पे 0 क्यों 0 मिल रहा है, कोई भी इनपुट 1 है। अब ये इनपुट 1 हो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनपुट 1 हो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इनपुट की वैल्यू 1 है नॉर गेट में तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमेशा 0। तो ऐसा होता है कि Qn अगर 0 है तो उसका Qn बार भी 0 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी इनवैलिड कंडीशन कहलाएगी। तो इस कंडीशन में जब हम एस आर लैच बनाते हैं तो इनवैलिड कंडीशन और होल्ड स्टेट कंडीशन क्या होती है, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि जब s इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आपकी 0 होगी नॉर लैच में तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी होल्ड स्टेट। जब s इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 होगी तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी इनवैलिड स्टेट। तो फाइनली आपने सीखा एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो दोनों के टेबल में फ़र्क है। फ़र्क आप लोग देखें, आप पिछली टेबल देखी होगी और अभी टेबल देखी होगी। अगर हम प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली में एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 इनवैलिड था, यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 होल्ड है। प्रीवियसली एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 होल्ड था, यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 इनवैलिड है। जब ये 0 1 था तो वो रीसेट है, ये 1 0 है तो वो सेट है। जब ये 0 1 था तो वो सेट है, जब ये 1 0 है तो वो रीसेट है। तो ये डिफरेंस है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट में और एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट में। तो आज हम लोगों ने एस आर लैच यूजिंग नॉर पढ़ा, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट पढ़ा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप जब मैं बनाऊंगा तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट स्टोर करने का होगा वो नैंड या लॉच जो एस आर लैच होगा जो कि नैंड या नॉर यूज के करके बनता है। सिर्फ हमें बाद में ऊपर उसके एक क्लॉक प्रोवाइड करनी है। ओके, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अभी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट डाउन इन द कमेंट्स। एंड कोई डाउट हो तो इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और इसको आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।